Assalamualaikum class. तो आई एम विद माई न्यू लेक्चर हेयरिंग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आँखों के बारे में पढ़ा था कि आँखों के ऊपर भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। देखिए जिस तरह से इंफॉर्मेशन आती है आपके 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ वॉचिंग एंड वॉचिंग सेंस, साइड सेंस में आते हैं, और सेंस ऑफ हेयरिंग जो अभी हम सेंस पढ़ने वाले हैं वो है सेंस ऑफ हेयरिंग। सुनने की सलाहियत, टेस्ट करने की सलाहियत, जायका लेने की, और देखने की सलाहियत, और इसके अलावा छूने की सलाहियत, इसके अलावा देखने की सलाहियत, टेस्ट करने की सलाहियत, और सुनने की सलाहियत, और एक और जो सलाहियत रह चुकी है वो है आप अपनी स्मेल की सलाहियत, यानी नाक से आप किस तरीके से सूंघते हैं। मैं आज आपको एक और सेंस के बारे में पढ़ाना चाहूँगी, वो है हियरिंग एंड बैलेंसिंग। याद रखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। Ear contains receptors cells that are sensitive to the sound vibration between frequencies of 20 Hz to 25 Hz. Exact range varies. The age of person. Ear has following division: outer layer, middle layer and inner layer. तो क्लास आज हम काफ़ी ज़्यादा सेंसेस आज के लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो क्लास आप लोग तैयार रहिए कि मैं आज अभी इसी टाइम आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ। सेंस ऑफ हेयरिंग, सुनने की सलाहियत। आपके पास सेंस ऑफ हेयरिंग में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, हम लोग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। किस तरीके से? 20 से कम हर्ट्ज की आवाज़ हम नहीं सुन सकते। ये आवाज़ आप सुन सकते हो सकता है जो लोग पीछे बैठे हो उनको ना सुनाई दे। इसी तरीके से कुछ आवाज़ें जो आप कान में बात कर रहे होते वो किसी अगले को सुनाई नहीं देती, आपकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, ताकि आप चाहते भी हैं कि आपकी वो आवाज़ कोई ना सुन सके, तो वो 20 हर्ट्ज के से नीचे होती है और वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंच सकती, और कानों के पास ये सलाहियत होती ही नहीं। 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ अगर हमने सुनी तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। अक्सर ट्रक्स की आवाज़ 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है और जो करीब बैठे होते हैं उनके कान के पर्दे ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह से ये बुढ़ापे तक इंसान 20 हर्ट्ज की आवाज़ भी नहीं सुन पाता। उसको 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ फिर सुनाई देनी चाहिए। 20,000 हर्ट्ज 20 से ज़्यादा की आवाज़ सुनता है और 20,000 हर्ट्ज से कम की आवाज़ कम की आवाज़ में ही कान के पर्दे उसके फट सकते हैं। ये हम बूढ़े लोगों के अंदर जो निज़ाम है उसकी बात कर रहे हैं। अक्सर आपके बूढ़े दादा दादी आपकी बात सुन नहीं पा रहे होते, वजह उनकी उम्र क्या है, क्योंकि उम्र के साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। तो हमारा एयर दो आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर मौजूद होता है। जिसम में आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर के अपने काम होते हैं। आउटर एयर consists of outer flap of cartilage covered by skin known as the ear pinna and a tube that leads inward called internal auditory meatus contain sebaceous glands that provide secretions. इसके अंदर आपको ये बात बताई है कि आउटर लेयर भी मौजूद होता है। मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। तो क्लास ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक एयर है। सबसे पहले आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर एयर के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस मौजूद होता है। बाहर का कान आपका आउटर लेयर का एक पार्ट है। इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। कान के अंदर की गंदगी भी कभी कभी शुरू ऊपर से ही मौजूद होती है। इसके अंदर पोर्स भी मौजूद होते हैं। जो गंदगी जो नाक पे पोर्स मौजूद होते हैं वही नाक के पोर्स कान के अंदर कीलें मौजूद होती हैं। मिडल एयर, द एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus and at the eardrum which
is the membranous structure formed onwards, inwards, middle ear, which is air-filled cavity and communicates with the nasal cavity, the cavity of nose by the narrow tube, by eustachian tube, also present in the middle ear, three bones known as meniscus, milus, and staples, which fits in the window-like opening bone of skull separates the middle ear, inner ear. अच्छा तो क्लास अब हम इनर ईयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनर एक टेम्पेटिक मेम्ब्रेन यानी कान के पर्दे से स्टार्ट होती है। कान के पर्दे के पीछे 3 तरह की हड्डियां मौजूद होती हैं। कान के पर्दे के पीछे एक मिलस नाम की एक चीज़ मौजूद होती है जो डायरेक्टली नेज़ल कैविटी के साथ कनेक्टेड होती है। आपकी नाक की एक नाली जो कान के साथ एक तरीके से कनेक्टेड हो रही है वो मिलस कहलाती है। तो क्लास ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मिलस यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इनिस्कस, मिलेटस और स्टेपल्स नाम की 3 हड्डियाँ कान के पर्दे और मिलस के पीछे मौजूद होती है। इनका ये काम है कि वे कान को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा पर्दा हमेशा इस तरीके से काम करता है कि ये वाइब्रेट होता है, फिर जाके आपको कान में आवाज़ आती है। अब हम इनर लेयर के बारे में बोलेंगे। इसके अंदर ऑस्टेशियन टिब्यूल्स भी होती है। मिडल एयर में ऑस्टेशियन टिब्यूल्स कान में खून भी प्रोवाइड करती हैं और इसके अलावा कान को की इंफॉर्मेशन भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती हैं। इनर एयर consists of following parts. There are 3 semicircular canals having swelling at one of the end called immobile. The other parts are utricles, scullus, and colloid cochlea. And canals open into these parts. Auditory nerves, brain supplies branches into the cochlea in the inner sensitive vibration. 3 similar canals, utricles, and suckles, cochlea are collective called membranous labyrinth. The space around the membranous labyrinth contains a fluid, perilymph. It is another endolymph which contain calcareous particles. क्लास अल्लाह ताला ने कोई चीज़ फालतू में नहीं बनाई, तो मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ों का जिक्र है। यूट्रिकल्स, एक है सेकुलस और तीसरा है कॉक्लिया। इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन लैबिरिंथ्स और ये 3 चीज़ें मिलके ये एक पोर्शन बनाती हैं। कान के अंदर कॉक्लिया के अंदर एक तरह से विंडोज़ मौजूद होती हैं। वो विंडो जो खुली भी होती है और उसके अंदर से गंदगी बाहर निकल रही होती है। एक बात याद रखें कि आज के चैप्टर में मैं आपको काफ़ी कुछ पढ़ा रही हूँ। मिडल लेयर में मैंने आपको बताया कि पर्दा मौजूद होता है। मेन पार्ट इसका पर्दा है, इसका मेन पार्ट कॉक्लिया है। कॉक्लिया के पीछे नर्व्स अटैच होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स जो दिमाग को इन्फॉर्म करती है कि ये सब कुछ हो रहा है। यानी कॉक्लिया के अंदर से एक कैविटी निकलती है। अल्लाह ताला ने गंदगी जो कान की है वो इसलिए बनाई है, जिसको वैक्स भी कहते हैं। कान का गंदगी इसीलिए बनाई है ताकि आपके कान में कोई चीज़ गंदी बाहरी ना आ सके आसानी से, और आपके कान की प्रोटेक्शन भी वही गंदगी करती है। Hearing. The sound vibration in the ear are directly directed into the external auditory meatus. These strike the eardrum and make it vibrate. The eardrum transfers the vibrations into 3 ossicles. Through these perilymph and endolymph, they are set into the motion. The particles of endolymph strike sensitively cells cochlea, which are activated, sending impulse that travel through the auditory nerves to the brain and interrupted the sound. तो क्लास हमारे कान में ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा मौजूद होता है। एक बात याद रखें कि हमारे कान में आवाज़ पीना के ज़रिए आ रही है, फिर यहाँ से ऑडिटरी कैनाल के ज़रिए यहाँ टेम्पटिक मेम्ब्रेन के तक जाएगी। टेम्पटिक मेम्ब्रेन आप ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, फिर जाके आपको आवाज़ यहाँ से होती हुई कॉक्लिया के पास जाएगी। कॉक्लिया
इस आवाज़ को जांचेगा, पड़ताल करेगा और फिर उसको ऑडिटरी नर्व्स के हवाले कर देगा। ऑडिटरी नर्व्स जाके आपके दिमाग को बात समझाएगी कि ये फलां बंदा ये बात बोल रहा है। आज के लेक्चर में मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर भी समझा दिया है। अब हम आपको बैलेंसिंग के बारे में बताएंगे। There are three semiconductor utricles, sacculus and structure that are concerned with maintaining the balance and posture, responding to the change or the direction movement. The latter changes in the posterior any defect that cause dizziness and loss of balance experience in the person goes round and round on a swing. He loses his balance and unable to stand upright from time until that balance is restored. इसके अंदर बैलेंस के बारे में ये बात बताई गई है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपके कान में एक तरह का बैलेंस होता है जो दो तरह की चीज़ें जिसका नाम यूट्रिकल्स और सेक्लस मौजूद है। जो सेक्लस और यूट्रिकल्स आपकी बॉडी के अंदर एक तरीके से काम कर रहे हैं। काम करने का उनका ये प्रोसेस है कि आपके कान में जो आवाज़ आ रही है उसको एक बैलेंस के तौर पे लेना, यानी कि अगर कोई इंसान दूर से आवाज़ लगा रहा है तो उसकी आवाज़ करीब वाले इंसान से थोड़ी कम होगी। अक्सर हम आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये आवाज़ ये शोर किस जगह से आ रहा है। तो कान हमारा एक तरह से हमारा आवाज़ का बैलेंस कायम किए हुए है। अगर आवाज़ दूर से आएगी तो वो दूर की ही समझी जाएगी और अगर आवाज़ करीब से आएगी तो वो करीब की ही समझी जाएगी। इसी डिफ्रेंसिएशन को नोट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कान दिए हैं और कान इस एक अमल पे काम करते हैं कि वो सुनने की सलाहियत रखते हैं। Sense of touch, taste and smell. There are capsules, nerves ending in the skin dermis which respond to the slight pressure on the skin. The skin responds to heat and cold. Also, the experiments have shown that the spotted skin that responds to cold do not respond to the heat, vice versa. It's also known as the stimulus that affect free exposed and nerve endings produce sensation of pain. Some sensory receptors placed in deeper tissues are not stimulated unless the tissues above are firmly compressed. तो क्लास आज के इस चैप्टर में मैं आपको टच की एक एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। यहाँ पे एक इंसान है, उसने यहाँ पे रखी एक चीज़ को हाथ लगाया है। टेबल पे सेब पड़ा हुआ है और अगर ये इंसान सेब को हाथ लगाएगा तो वो उसकी स्किन को फील करेगा कि कितनी स्मूथ है। इस बात से फील होता है कि अल्लाह ताला ने आपको टच करने की सलाहियतें दी हुई हैं। आँखों पे आपके स्टिमुलस का रिस्पॉन्स आता है कि स्टिमुलस बोलता है कि सामने सेब पड़ा हुआ है तो सेब उठाओ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक बात पहुंचती है और फिर एफेक्टर्स काम पे आते हैं। हाथ आगे बढ़ता है और वो सेब उठा लेते हैं। इसके अलावा अगर आप ठंडा गर्म महसूस करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से टच के ज़रिए हो सकता है। अगर आप एक बर्फ़ के बड़े टुकड़े को टच करते हैं और 2 मिनट के लिए अपनी उंगली की टिप यानी नोक को रखे रहते हैं और फिर उसके बाद अचानक से गर्म चीज़ को टच करते हैं 2-3 मिनट के लिए, आपको वो गर्म महसूस नहीं हो रहा था। आपको लगता है कि आपकी उंगली ठंडी है और इसीलिए महसूस नहीं हो रहा। उस टाइम सेंसेस 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं और उसको ठंडे की आदत ही हो चुकी होती है। फिर 2 मिनट तक जब आप उस गर्म चीज़ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये चीज़ गर्म है। आज मैंने सेंसेस के बारे में बता दिया और इसके अलावा दर्द के वक्त भी आपको महसूस हो रहा होता है कि आपके दर्द के वक्त भी महसूस होता है, काफ़ी कुछ महसूस होता है, तो वो भी टच में ही आता है। अगर आपकी उंगली में या पाँव में कभी भी कोई चीज़ चुभ जाती है तो आपको फ़ौरन से महसूस होता है कि हाँ कि दर्द होने वाला है। तो क्लास रिसेप्टर्स पहले से मौजूद होते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपके सीएनएस तक पहुंचाते हैं कि हाँ दर्द हो रहा है या ये फलां चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है।
تو یہ سب چیزیں پاسبل صرف ٹچ کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ اب آئیں گے ٹیسٹ پہ۔ ٹیسٹ بلیو دیٹ انٹائر ٹنگ از دا آرگن آف ٹیسٹ، بٹ اٹ از ناٹ سو۔ The tiny organs of taste are located on the surface of tongue. These are called taste buds. They are spherical in shape and microscopic in size. A taste bud consists of a group of cells that are supplied with nerve endings from the nerve penetrate inner part of the mouth cavity. There are 4 kinds of taste buds. Each kind of taste buds can eat specific taste: sweet, salty, sour, and bitter. Those for salty taste are situated along with those bitter taste on the side of sweet taste at the tip of tongue. آپ کی زبان میں پہلے سے ٹیسٹ بڈ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہوئے ہیں۔ ٹیسٹ بڈز ایک طرح سے اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کو ٹیسٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ٹیسٹ بڈز آپ کے جسم میں پہلے سے موجود ہیں اور ٹیسٹ بڈ آپ کی زبان کو ٹیسٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو کلاس ٹیسٹ بڈز کے بارے میں ابھی ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ زبان میں 4 طرح کے ٹیسٹ آتے ہیں: کڑوا پن، میٹھا پن، کھٹا پن اور نمکین پن۔ کوئی چیز نمکین کھا لیں تو آپ کی زبان کی ان 2 حصوں میں محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز میٹھی کھا لیں تو آپ کی ٹپ آف ٹنگ میں سویٹ چیز محسوس یعنی میٹھی چیز محسوس ہوتی ہے۔ کھٹی چیز آپ کی زبان کے 2 کونے والے حصوں میں محسوس ہوتی ہے۔ بٹر چیز یعنی کڑوی چیز آپ کو زبان کے اس علاقے میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ علاقوں میں آپ کو بٹر چیز والے علاقے میں ہی مرچیں بھی محسوس ہوتی ہیں۔ یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بڈز پہلے سے عطا کیے ہوئے ہیں جو آپ کو 24 گھنٹے ٹیسٹ کی سہولت میسر کیے ہوئے ہیں۔ آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو ٹچ اور ٹیسٹ کے بارے میں بتایا۔ اس کے علاوہ ہیئرنگ کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا۔ ٹیسٹ بڈز آپ کا کیا کام کرتے ہیں؟ اگر آپ کوئی میٹھا کیک کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ٹیسٹ بڈز پہلے سے چوکنے ہو جاتے ہیں کہ یہ میٹھا پن آنے والا ہے۔ اسی طرح کوئی کھٹی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ٹیسٹ بڈ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ کھٹی چیز کھائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر کچھ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میٹھا پن آنا ہے۔ سالٹی چیز کے لیے نمکیات والی چیز یعنی بریانی میں تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا تو آپ کو فوراً ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ کے ٹیسٹ بڈز پہلے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے نیچے سینسری نیورونز اٹیچ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کچھ منہ میں آتا ہے چاہے وہ مزے کا ہو چاہے وہ بد ذائقہ ہو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ فوراً سے آپ کے ٹیسٹ بڈز کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری عمل ہے تاکہ آپ لوگ یہ بات سمجھ سکیں کہ ٹیسٹ بڈز ایک وقت میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ بڈز اپنی جگہ پہ بالکل پرفیکٹلی ایک کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کلاس آپ کو اب میں اسمیل کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ اسمیل ہم سونگنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ The organs of smell lies in the nasal cavity above the mouth. It is also called olfactory organs, and its sensitive cells are supplied by branches of the olfactory nerves from brain. The incoming air currents carry the smell particles of substance into the nasal cavity, which arouses the sensitive cells in the organ of smells. Olfactory nerve carries the sensation to the brain that determines the nature of substance emitting the smell. نیزل کیویٹی جو ہماری ناک
کی کیوٹی ہے وہ ہمارے سارے اولیفیمنٹری آرگن ہی اٹ از سینسٹیو، مطلب اس کے اندر سینسٹیو سیلس بھی موجود ہوتے ہیں جو olfactory نروس تک برین تک پہنچاتے ہیں کہ اندر کے کرنٹس ایئر کرنٹس کیا لے کے آ رہے ہیں، ابھی آپ کی آس پاس کی آب و ہوا میں کیا کیا موجود ہے یہ سب پتہ لگ جاتا ہے۔ تو کلاس آج کے لیکچر میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ کے جسم میں ٹیسٹ بڈس پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ بڈس آپ کا ہر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسمیل کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ کی ناک سے سونگھنے والی، آپ کو اللہ نے ناک میں سونگھنے کی طاقت دی ہوئی ہے۔ ناک کو سونگھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب آپ کوئی چیز ناک سے سونگھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس سینسری نیورونز پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ سینسری نیورونز کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ سینسیٹیو سینسیشنز لے کے اولیفینٹری نروس کے ذریعے آپ کے جسم میں جتنے بھی نروز ہیں یعنی کہ آپ کے دماغ تک پہنچاتا ہے کہ کس قسم کی اسمیل آ رہی ہے۔ اگر آپ کو اچھی خوشبو، پرفیوم کی خوشبو ایک کمرے میں کیا جائے اور پھر پرفیوم کو ایک کونے سے دوسرے کونے میں سونگھا جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ خوشبو بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ سینسیشنز آپ کے اولیفینٹری نروس کے ذریعے آپ کے دماغ تک جا رہی ہے اور پھر وہاں پہ فیلنگ بتائے گی کہ ہاں یہ پسند ہے اور ہاں یہ اچھی ہے، یا پھر کبھی بھی کہیں دور سے پکنے والے ہمسایوں کے کھانے کی خوشبو اکثر آپ کے گھر میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمسایوں کے گھر میں جو کچھ پک رہا ہوتا ہے وہ آپ اپنی ناک کے ذریعے سونگھ کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں آج ان کے گھر میں دعوت ہے تو یہ لوگ آج کھانے میں یہ بنا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوز میں ٹیسٹ بڈس، نوز اور ٹچ کے لیے کافی کچھ سامان پرووائڈ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ کس کام آ رہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کلاس یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ عمل ہے۔ کلاس آپ کو ہوپ سو سینسری نیورونز، اولیفیمنٹری نروس اور ان سب کے بارے میں معلوم ہو چکا ہوگا۔ آج کے لیکچر میں نے آپ کو بہت کچھ انفارمیشن دی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے 4 سینسز آسانی سے پڑھ لی: ہیئرنگ، اسمیلنگ، ٹیسٹنگ اور ٹچنگ۔ یہ 4 سینسز آج کے لیکچر میں نے آپ کو اچھے طریقے سے پڑھا دی۔ ہوپ سو آج کا لیکچر کلیئر ہو۔ آپ اپنے ساتھ بھی ایکسپیریمنٹ میں نے پچھلی کلاس میں ہی بولا کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، سونگھنے، دیکھنے اور ہاتھ لگانے کی پاور ہر کسی کے پاس ہے۔ تو انسان آسانی سے جو اندھا ہوتا ہے وہ اپنے کانوں کے ذریعے ساری دنیا دیکھ لیتا ہے، کیونکہ آنکھیں اس کے پاس ہوتی تو نہیں لیکن کانوں کے ذریعے وہ سب سن لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہرا انسان ایک چیز ٹچ کر کے آسانی سے معلوم کر سکتا ہے یا دیکھ کے ایک چیز آسانی سے معلوم کر سکتا ہے۔ تو یہ چیپٹر کافی زیادہ مشکل اور آسان تھا۔ مشکل تو تھا لیکن آسان بھی تھا۔ آخری کے چند ٹاپکس آسان تھے اور اس چیپٹر میں جو ہیئرنگ تھا وہ تھوڑا مشکل تھا۔ ہوپ سو آپ ان کے آرگنس کے نام یاد کر لیں تو آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔